वेलकम बैक टू ज्ञान विहार यूट्यूब चैनल। और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर और अपन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में आज अपन डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन पर। तो हाइब्रिडाइजेशन की जो कंसेप्ट जो था, जो थ्योरी थी, वो मैंने पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझा दी थी। तो आज अपन एक ट्रिक पेस के माध्यम से संकर्ण ज्ञात करना सीखेंगे। तो मेरे हिसाब से आज का जो सेशन है वो बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार जाने वाला है। तो आप बने रहिए और अपन डिस्कस करते हैं किस पर, हाइब्रिडाइजेशन, जिसको अपन कहते हैं संकर्ण कहते हैं। ये निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो काम आपको करने पड़ेंगे। ध्यान से समझना है, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत आसानी से आप कर लोगे। पर जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो 100% संकर्ण निकाल लेगा, ये मेरी गारंटी है इस बात की। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले जो भी अणु मिलता है आपको, जो भी अणु मिले, उस अणु के लिए आपको पहला काम करना है, उस अणु के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। यानी पहला काम हमें क्या करना है, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यानी आपको पहला काम ये करना है, क्या करना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। पहला काम आपको ये करना है और बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे NH3 लिखा, ये एक मॉलिक्यूलर मैंने लिख दिया, एक अणु लिख दिया। इसके लिए आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। देखो कितना आसान काम है, समझना ध्यान से। इसमें सेंटर एटम कौन है, आप कहोगे सर इसमें सेंटर जो एटम है वो नाइट्रोजन है और इसका एटॉमिक नंबर आपसे मैं पूछूं तो आप बताओगे सर 7 होता है। तो 7 होता है तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में जो आ रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल में आ रहे हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, वैलेंस सेल कहा जाता है। दूसरा इसके पास कौन सा एटम है, अदर एटम इसके पास में कौन सा है, हाइड्रोजन है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसके पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1। तो ये इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका निकालना है, किसका, NH3 का निकालना है। तो इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में निकालूं तो सबसे पहले आप नाइट्रोजन का लिख दो। तो नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, 5। टोटल नहीं लिखना है, यहाँ पर यही चीज आपको ध्यान रखनी है, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए हमें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल होता है, जो बाह्यतम सेल होता है, उसी के इलेक्ट्रॉन आपको लेने हैं। उन्हीं को अपन क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेने, सिर्फ 5 लेने हैं। ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही आपको लेने हैं। तो इसके 5 ले लिए, प्लस अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो यही कर देते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन नहीं लेने बेटा, इलेक्ट्रॉन लेने कौन से, वैलेंस सेल के। तो ये 5 प्लस क्या हो जाएगा, 1। लेकिन हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 3 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 + 3 × 3, 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा 5 से 3 8 हो गए। यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरीके से आपको प्रत्येक अणु का निकालना है, प्रत्येक अणु का आपको निकालना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे मानो कि आपको इसका निकालना है, जैसे CO3 2- इस आयन का निकालना। आपके बार मैंने अणु नहीं दिया, एक क्या दे दिया, एक बहुपरमाणु आयन मैंने आपको दे दिया। इसके लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है सेंटर एटम कौन है, कार्बन है। तो इसका एटॉमिक नंबर आप बताओगे कितना, 6। तो पहले कोष में 2, दूसरे में कितने आ गए, 4। तो ये इसके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसमें अदर एटम कौन है, अदर एटम इसमें आप बताओगे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो पहले में 2, दूसरे में 6। इसके लिए कितने लेने, 6 लेने। अब देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले कौन है, कार्बन। तो कार्बन के आपने कितने लिख लिए, 4 ले लिए, 6 नहीं लेने हैं, इसको काउंट आपको नहीं करना है। तो इसके हो गए 4। फिर ऑक्सीजन के ले लो, ऑक्सीजन कितने, 6। तो ऑक्सीजन है कितने, ऑक्सीजन है 3। एक ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 के 6 हो गए, तो 3 के करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको ध्यान देना है कि जब कोई आयन आपको दे रखा है और आयन के ऊपर यदि आपको कोई चार्ज मिल रहा है तो उस चार्ज के अनुसार आपको काम करना है। कैसे,
यदि चार्ज माइनस में है तो आप इसको प्लस में ऐड कर दो, यदि चार्ज प्लस में है तो इसको आप माइनस में ऐड कर दो। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस माइनस चार्ज का मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के पास में या इस पूरे अणु के पास में अपन कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, ग्रहण कर रखे हैं। तो आपको इन 2 इलेक्ट्रॉनों को और गिनना है और ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही काउंट होंगे। तो इनको मैं और जोड़ देता हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया मैंने। माइनस होगा प्लस करना, प्लस होगा माइनस करना, जो चिन्ह दे रखा है उसका उल्टा कर देना, इतना सा ध्यान रखो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो चार्ज आपको दे रखा है उसका उल्टा काम आपको करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 4 36 18 और क्या हो जाएगा +2, यानी ये कितना हो गया, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, कौन से, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपको काम करना है। तो मेरे हिसाब से पहला काम आप अच्छी तरीके से किसी भी आयन किसी भी अणु का आप निकाल सकते हो। अब ये काम करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको एक छोटा सा भाग देना है। और मेरे हिसाब से या एक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, 11th 12th के आप बच्चे हो, तो मेरे हिसाब से भाग देना तो आपको आता होगा, डिवाइड करना तो आता होगा। तो इतना सा काम और करना, आपको एक डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है इस चीज़ को समझो। अब देखो अपन ने क्या निकाल लिया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अब क्या होगा उस चीज़ को ध्यान से सुनना है। यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपके पास आ रही है वो 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा होगा, कन्फर्म है, 2 से ज़्यादा हो और 8 से कम या फिर 8 के इक्वल हो, यानी 8 से कम हो या 8 के इक्वल हो, तो आपको उस नंबर को डिवाइड करना है किससे, 2 से। किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। यदि मानो कि आपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले और वो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो गए, 8 से क्या हो गए, ज़्यादा, 8 से बड़ा नंबर आ गया और 56 से वो छोटा नंबर है या 56 के इक्वल है, तो आपको उस नंबर को डिवाइड करना है किससे, 8 से। 8 से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। बड़े ध्यान से समझो, बड़े आराम से समझो, बहुत शानदार ट्रिक है। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इतना सा काम करना पड़ेगा, एक छोटा सा भाग देना पड़ेगा, आप संकरण निकाल लोगे। और बेटा जब संकरण निकाल लोगे ना, तो आप उस अणु की क्या कर सकते हो, आकृति बता सकते हो, उसकी ज्यामिति बता सकते हो, उसमें केंद्रीय जो सेंटर एटम होता है उसके पास कितना लोन पेयर है ये आप बता सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस हाइब्रिडाइजेशन से हल हो जाते हैं, संकरण से हल हो जाते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है। तो 56 से इक्वल हो या इससे कम नंबर आता है तो आपको 8 से डिवाइड करना है। और यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 56 से भी बड़ा आ गया, 56 से भी बड़ा आ गया, तो आपको डिवाइड करना है किससे, 18 से। इस चीज़ को आप नोट कर लो, यही आपके लिए संकरण निकालने के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। अब क्या करना है, ये काम कर सकते हो। अब जैसे मान लो इसी के लिए ले लेता हूँ मैं, आपको क्या करना है, 8 आ गए इलेक्ट्रॉन, तो 8 आने पर आपको किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। अब आप भाग दोगे तो आपको एक भागफल मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको एक भागफल मिलेगा। और ये जो भागफल होगा ना वो किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। और ये किसको बताएगा, ये बताएगा संकरित कक्षकों की संख्या को, संकरित कक्षकों की संख्या को ये बताएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपको भागफल मिलेगा, ये भागफल आपको क्या बताएगा, ये भागफल आपको बताने वाला है क्या, किसको, जेड को। जेड आपको याद आ रहा होगा, पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था। जेड से ही अपन क्या कर सकते हैं, संकरित कक्षकों की संख्या अपन डिसाइड कर सकते हैं। अब यदि आपको जेड का नंबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेड का नंबर और यहाँ लिख देता हूँ मैं संकरण। तो यदि आपको जेड का नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, तो यदि जेड का नंबर आपको 2 मिले तो आप संकलन कर देना sp। यदि जेड का नंबर 3 मिले तो आप संकलन कर देना sp2। यदि 4 मिले तो आप संकलन कर देना sp3। आपको 5 मिले तो संकलन कर देना sp3d। और 6 मिले तो sp3d2। और 7 मिले तो कर देना आप sp3d3 कर देना। इन तीनों चीज़ों को आप क्या कर लो, नोट कर लो, इसी से आपका संकलन निकल जाएगा। तो ये तो बहुत आसान चीज़ है, सिर्फ भाग देना है, भागफल से आपको जेड मिल जाएगा। अब देखो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसी का, NH3 का मैं हल करके बता देता हूँ आपको। कितना आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8। तो 8 आया तो 8 में किसका भाग देना है, 8 में भाग देना है किसका, 2 का। तो आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, ये 0 आ गया। ये आपका क्या हो गया, जेड का मान।
अब जेड बराबर 4 है तो 4 है तो संकर्ण बताओगे आप, 4 बराबर sp3, तो कौन सा संकर्ण हो जाएगा इसमें, sp3। तो इसमें संकर्ण कौन सा हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में, मेरे हिसाब से आ रही होगी बात समझ में। अब देखो आगे क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही सही सीधी तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने भी लिया था CO3 का। इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कार्बन के कितने होते हैं, 4। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस है तो आप प्लस में 2 लिख दो। जोड़ेंगे 4 प्लस कितना हो, 18 प्लस 2 कितने हुए, 20, 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 24 में किसका भाग देना है, यहाँ से पकड़ो। 24 इस वाले में ब्लॉक में आ रहा है, 8 से बड़ा नंबर है, 56 से कम है, इसका मतलब किसका भाग देना है आपको, 8 का। 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, और ये लो आपको 0 मिला। तो जेड का नंबर आ गया 3, और संकर्ण आपका हो जाएगा sp2 संकर्ण हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका, देखो कितनी आसानी से निकल रहा है आंसर। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानो कि मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे F2 का ले लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब आप समझ में, आप कंफ्यूज में हो गए कि E क्या हो गया। इतना तो बेटा आपको याद होना चाहिए। E क्या होता है, जिनोन होता है। क्या होता है, जिनोन होता है। ये एक नोबल गैस होती है, और नोबल गैसों के लिए आपको ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। मैं आपको फिर से एक चीज़ और बता देता हूँ। नोबल गैसों के लिए और हेलोजन गैसों के लिए, नोबल गैसों के लिए और हेलोजनों के लिए आपको ध्यान रखना है। नोबल गैस या अक्रिय गैस इसको अपन कह सकते हैं, अक्रिय गैस जिसको अपन नोबल गैस भी कहते हैं। इनके लिए आपको क्या करना है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप इनके लिए लेने हैं आपको, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान रखना है 8 लेने हैं। किस किस के लिए लेना है, जैसे हीलियम तो यौगिक बनाएगा नहीं, हीलियम नहीं बनाया, क्रिप्टोन नहीं बनाएगा, जिनोन बनाता है तो Xe का ध्यान रखना आप, तो बस ये बनाता है यौगिक, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, और जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन जो होते हैं उन, जैसे हेलोजन के लिए आ गया फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया। इन चारों के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको लेने हैं वो आपको 7 लेने हैं, कोई सा भी हो। इनके एटॉमिक नंबर आपको याद है या नहीं है, इनके एटॉमिक नंबर आपको याद है या नहीं है, आप तो तुरंत दिमाग पे आ जाना चाहिए कि आपको यदि इनमें से कोई दिखता है तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं, 7 लेने हैं। यदि आपको जिनोन दिखता है तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं, 8 लेना है। बिना सोचे समझे आप तो इनमें रख देना, और रखने के बाद में आपको इतना सा काम करना है, जैसे अभी भी लिखा मैंने। अब देखो इसके एग्जाम्पल में ले रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने ये ले लिया XeF2, एक मैंने ले लिया XeF4, और इन दोनों के संकर्ण आपको निकालने हैं। देखो कितना आसान तरीका हो जाएगा आपके लिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब आपको एटॉमिक नंबर भी याद नहीं, फिर भी आप निकाल लोगे, देखो कितनी आसानी से निकाल लोगे। जिनोन के लिए मैंने कहा अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस कौन है, फ्लोरीन एक हेलोजन होता है, और इसके लिए आपको 7 लेना है। तो कितना हो जाएगा, 2 फ्लोरीन है तो 2 से गुणा कर दो, क्या 8 प्लस 7 दूनी 14, 8 कितने हुए, 22 हुई। कितने हो गए, 22। अब आपको ध्यान देना है, 22 कौन से वाले में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, यानी 22 वाले में किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है। तो आप 22 में 8 का भाग दोगे, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 8 का भाग दिया, 8 एक मान 8 में 16, 8 24 तो ज़्यादा हो गई, इसका मतलब पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो कितने बार जाएगा, 2 बार 16। कितना बचा नीचे, 6 बचा। अब आपको ध्यान देना है कि जब यहाँ पर कोई शेषफल बड़ा बच जाता है तो आपको इसमें फिर से आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3 बार चला जाएगा, फिर 0। यहाँ पर 2 भागफल आ रहे हैं तो दोनों भागफलों को आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है, और दोनों भागफलों को ऐड करोगे टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 5 और 5 यहाँ पर किसका मान हो गया, जेड का, और जेड का मान 5 हुआ तो अपन कह दो कि संकर्ण कौन सा हो जाएगा, sp3d संकर्ण यहाँ पर निकल जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ आसान, बहुत आसान हो गया मेरे हिसाब से। इससे आसान आपको संकर्ण के लिए कोई तरीका नहीं मिलेगा। फिर अपन देखें इसके लिए, और देख लेता हूँ मैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर आपको 4 करना है, क्योंकि कितने फ्लोरीन आ रहे हैं, 4, वही जिनोन है, 8 ले लिए, इसके लिए 7, और इसके लिए क्या कर दिया मैंने, 4 से गुणा कर दिया। कितना हुआ, 7 चौक 28, 28 और 8 कितने हुए, 28 और 8 36 हो गए। कितने हो गए, 36, सही है। अब 36 हो गए तो 36 में किसका भाग देना है, इसी का 8 का, तो 36 में अपन किसका भाग देंगे, 8 का भाग देंगे।
तो 8 का भाग देंगे तो कितना, 8 चौक 32, कितना बचा, 4 बचा। 4 में फिर से 2 का भाग दे दो, कितनी बार गया, 4 बार। और ये आ गया कितना, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 में संकरण हो जाएगा sp3d2 संकरण आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बिल्कुल भी एक परसेंटेज भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप आसानी से इसका संकरण निकाल सकते हो। और एक एग्जाम्पल और लूँ मैं यहाँ पर, और लेता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे मानो कि एक एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, अक्स EOF2, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसका हमें क्या निकालना है, संकरण निकालना। अब यहाँ पर सेंटर एटम जिनोन है, ये चीज़ का ध्यान रखना आपको, ऑक्सीजन मत कर लेना आप, सेंटर एटम जिनोन है, जिनोन का ही संकरण आपको निकालना। सेंटर एटम ही क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है। तो देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, इसके लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 प्लस ऑक्सीजन के लिए अभी बताया मैंने, ऑक्सीजन के लिए कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, प्लस इसके लिए 7 और कितना हो जाएगा 2। तो 8 प्लस कितना हुआ 6, 7 दूनी 14, ये कितने हुए 20, 20 और कितने हुए 28। 28 में भाग तो आप किसका, 8 का देना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें आ रहा है। तो 8 का भाग देंगे तो 8 थी 24, 8 थी 24, 24 में कितने का भाग गया, 4 कितना बचा, 4 बचा। इसमें फिर 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये 0। तो कितनी बार आए भाई, टोटल अपन देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में संकरण हो जाएगा आपका sp3d संकरण आपका निकाल लिया। तो मेरे हिसाब से ये बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो। आप देखें, कोशिश करना वीडियो को एक बार बंद करके आप इसको हल करने की कोशिश करो। मैं 2-3 लिख रहा हूँ, उनके अब निकालना। जैसे एक तो आप निकालना NH4+ का निकालना, एक आप निकालना H2O का निकालना, एक आप जैसे निकालना PCl5 का निकालना, एक PCl3 का निकालना, और जैसे एक NH3 का निकालना। अभी इसका तो बता ही दिया मैंने। और भी बहुत सारे हैं, जैसे XeF4 का निकाल लेना, और जैसे BCl3 का निकाल लेना, CO2 का निकाल लेना, SO4 का निकाल लेना, SO4 2- का निकाल लेना, SO3 का। इनके आप संकरण निकालो। ये आपका होमवर्क है और आपको करना है इसको, ठीक है। ये आप कर सकते हो। यदि आप करते हो तो मैं इसके में से एक किसी का एक का बता देता हूँ। जैसे मानो कि मैं इसका एक बता देता हूँ, SO4 का और बता देता हूँ आपको। SO4 2- का एक बार और देख लेते हैं हम। तो देखो SO4 का मैं बता देता हूँ, SO4 2- का भी बता देता हूँ आपको। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। सल्फर में आपको ध्यान रखना कितने पर आता है, 16 पर। पहले में 2, दूसरे में कितने आए 8, कितने हुए 10, 6 बचे। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए इसके लिए, 6, सॉरी सल्फर के लिए 6 प्लस ऑक्सीजन के लिए 6 इंटू कितना हो जाएगा 4, और कितना है माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो आपको प्लस में ऐड करना है। कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 चौका 24 प्लस 2 कितना हुआ 26, 32 हो गए। 32 में किसका भाग देना है, 32 में भाग देना आपको किसका, 8 का। तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 सही है। 8 चौक 32 कितना हो जाएगा 4 का मतलब क्या हुआ, sp3 संकरण है इसमें। कौन से में है, SO4 में कौन सा संकरण आ रहा है, sp3 संकरण आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, और आप बहुत आसान तरीके से इनका संकरण आप निकाल सकते हो। ये काम आपका घर से होमवर्क करना है तो आपको ये खुद निकालोगे इनके। अब देखो क्या करना है, इससे और क्या निकाल सकते हैं अपन। अब जब आपको संकरण पता चल गया तो अब आकृति निकाल सकते हो। आकृति कैसे, इसकी आकृति आप जानते हो कैसी होती है, रेखीय लाइनर आकृति होती है इसकी। कैसी होती है, लाइनर। sp2 में आप बता सकते हो कैसी आकृति होगी, त्रिकोणीय समतली होगी, त्रिकोणीय समतली आकृति होगी। ये मैंने अच्छी तरीके से आपको बता रखी है। कल जो वीडियो मैंने डाला था संकरण का, जो कंसेप्ट का वीडियो था, उसमें मैंने इनको बहुत अच्छी तरीके से बना के आपको बताया है। डायग्राम बोर्ड पर भी बनाया है मैंने, बाकी पेनों की सहायता से भी मैंने आपको डायग्राम बना के इनके बताए हैं। तो उस वीडियो को आप देख लेना, आपका बेसिक बहुत अच्छी तरीके से उससे क्या हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। पहले मैं बेसिक ले रहा हूँ। बेसिक लेने के बाद में अपन जो ट्रिक होती है क्वेश्चन को आसानी से करने का जो तरीका होता है उसको मैं बाद में लेके चल रहा हूँ। पहले बेस को मैं मजबूत करा रहा हूँ। तो बेस के लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया मैंने। कम से कम ये मान के चलो कि 50 मिनट का लगभग वीडियो है, तो उसको आप देख लेना अच्छी तरीके से, आपका ये कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। sp3 में कैसी होती है, चतुष्फलकीय होता है।
जिसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रल कहते हैं इसको। sp3d 5 वाले में बन जाएगा कौन सा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। तो ये मैंने अच्छी तरीके से बता रखा है। इसमें बन जाएगा कौन सा, अष्टफलकीय बन जाएगा, और इसमें कौन सा बन जाएगा, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय बन जाएगा। तो ये मैंने बता रखे, आप उसको देख लेना। अब देखो एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, आप क्या कर सकते हो, लोन पेयर निकाल सकते हो। सेंटर एटम का लोन पेयर आप निकाल सकते हो, सेंटर एटम का लोन पेयर, सेंटर एटम के लोन पेयर की संख्या आप निकाल सकते हो, लोन पेयर की संख्या को आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जेड माइनस अदर एटम, जेड माइनस अन्य परमाणु की संख्या। इस सूत्र से आप क्या निकाल सकते हो, लोन पेयर निकाल सकते हो। जब आपको जेड मिल जाता है तो जेड मिलने के बाद में आप सेंटर एटम पर कितने लोन पेयर है, कितने लोन पेयर उपस्थित है, उसको आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो जैसे मानो कि अभी मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मानो कि SO3 का मैं एग्जांपल लूँ, या NH3 का ले लेता हूँ, मैं NH3 का मैं एग्जांपल लेता हूँ, और मैं आपसे पूछूँ कि बताओ नाइट्रोजन के पास में कितना लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है इसके पास। तो अपन इस तरीके से निकालेंगे। कैसे, सबसे पहला काम आपको जेड निकालना है, जेड ये आपके पास जेड निकालने का तरीका। तो सबसे पहले आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी निकाले थे मैंने, नाइट्रोजन के लिए कितने आए थे, 5, और हाइड्रोजन के लिए 3 हो गए थे, तो कितने हुए थे, 8 इलेक्ट्रॉन आए थे। 8 में मैंने भाग दिया था किसका, 2 का। वहाँ से देख सकते हो आप, वहाँ से देख सकते हो कितने बार जाएगा, 4 बार। तो जेड का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, लोन पेयर की संख्या निकालनी है। तो लोन पेयर की संख्या आपको चाहिए, तो लोन पेयर की संख्या के लिए आपको जेड का मान कितना है, 4 माइनस अदर एटम, अदर एटम कितने मिल रहे हैं हमको, 3 मिल रहे हैं। अदर एटम की संख्या 3, तो माइनस क्या हो जाएगा, 1, यानी इसके पास कितना लोन पेयर बच रहा है भाई, इसके पास 1 लोन पेयर बच रहा है। तो इस तरीके से आप लोन पेयर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर। चलिए आगे। अब मैं बात कर रहा हूँ संकरण के कुछ नियम है, उन नियमों पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन को थ्योरी के रूप में दे देता है, कथन के रूप में दे देता है क्वेश्चन को, कि बताओ इनमें से संकरण के लिए कौन सी बात गलत है या कौन सी बात सही है। तो आपको क्या करना पड़ता है, कथनों में से बातों को पढ़कर आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सी बात गलत है और कौन सी बात सही है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो उनके लिए आपको कुछ चीज़ों पर आपको फोकस डालना है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, और अब समझना, जो मैं कुछ संकरण के आपको नियम बता रहा हूँ, उन नियमों की आपको चर्चा करनी है। देखो संकरण के नियम, रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के नियम, संकरण के नियम, कौन कौन से नियम है संकरण के, वो देखना है। तो पहली चीज आपको क्या करना है कि संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या बराबर मिश्रित होने वाले कक्षकों की संख्या, मिश्रित होने वाले कक्षकों की संख्या। यानी पहला रूल तो यही है, यानी आपको नए कक्षक, संकरित कक्षक को अपन कह सकते हैं नए कक्षक, नए कक्षक। आपको उतने ही कक्षक नए बनेंगे, उतने कक्षक नए मिलेंगे जितने कक्षक आपस में क्या होंगे, मिक्सचर होंगे, आपस में क्या होंगे, मिश्रित होंगे। जितने कक्षक मिलेंगे उतने ही क्या मिलेंगे, आपको नए मिलेंगे, पहली बात है। दूसरी बात, जो संकरण में जो कक्षक भाग लेते हैं, जो पहले मिलते हैं, उन कक्षकों की ऊर्जा मिश्रित कक्षकों की ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा लगभग समान होती है, लगभग इक्वल, लगभग समान, व आकृति भिन्न भिन्न होती है, आकृति भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये दूसरा नियम लिखा है मैंने आपको, कि जो कक्षक आपस में मिल रहे होते हैं, आपस में संकरण कर रहे होते हैं, उन कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है, लेकिन उनकी आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। आकृति उनकी क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। ये दूसरी बात मैंने आपको बताई। लेकिन जो नए कक्षक बनते हैं, यानी नए कक्षक कह दो, नए कक्षक कह दो,
या फिर आप संकरित कक्षक कह दो। जो नए कक्षक बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, संकरित कक्षक। तो संकरित कक्षकों की ऊर्जा व आकृति क्या होती है, पूर्णतः समान होती है। पूर्णतः क्या होती है, समान होती है। पूर्णतः क्या होती है, समान होती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इसीलिए तो करते हैं वो, उनकी ऊर्जा समान बनाने के लिए, उनकी आकृति समान बनाने के लिए तो क्या करते हैं वो संकरण करते हैं। तो जो नए बनेंगे कक्षक, उन नए कक्षकों की आकृति और ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। अगली बात ध्यान रखना, संकरित जो कक्षक होते हैं, संकरित कक्षक केवल सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, पाई बंध का नहीं करते हैं, पाई बंध का निर्माण नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। संकरित जितने भी कक्षक होंगे, जितने नए कक्षक बनेंगे, वो कक्षक सिर्फ और सिर्फ अक्षीय अतिव्यापन, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड बनता है किससे, अक्षीय अतिव्यापन से, अक्षीय ओवरलैपिंग। अक्षीय ओवरलैपिंग करेंगे। ये कौन सी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, पार्श्व ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, पार्श्व ओवरलैपिंग ये नहीं करेंगे। जब पार्श्व ओवरलैपिंग नहीं करेंगे तभी तो क्या नहीं बनेगा, पाईबंध नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और अब भी जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। संकरण में क्या होता है, रिक्त कक्षक, रिक्त कक्षक यानी खाली कक्षक, एकदम खाली कक्षक जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो। रिक्त कक्षक, पूर्णपूरित कक्षक, पूर्णपूरित कक्षक यानी फुल फिल्ड ऑर्बिट। फुल फिल ऑर्बिट का मतलब जो पूर्णतः भरा हुआ हो, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। और एक होता है अर्धपूरित, अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक हाफ फिल्ड ऑर्बिट, जिसमें क्या हो, एक कक्षक हो। यानी कक्षक कुल मिला के बात है, कैसा भी हो, खाली हो, आधा भरा हुआ हो, पूरा भरा हुआ हो, सारे के सारे जो कक्षक होते हैं वो संकरण में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यानी खाली कक्षक भी, रिक्त कक्षक भी, और पूरा भरा हुआ कक्षक भी और रिक्त कक्षक भी संकरण में क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओवरलैपिंग में अपन ने पढ़ा था, ओवरलैपिंग में केवल वही कक्षक भाग ले सकते हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉनों का चक्कर भी क्या होता है, विपरीत होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। रिक्त कक्षक भी, पूर्णपूरित कक्षक भी और अर्धपूरित कक्षक क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज, संकरण। संकरण में इलेक्ट्रॉन की कोई भूमिका नहीं होती। संकरण में इलेक्ट्रॉन की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं होती है। यानी संकरण में इलेक्ट्रॉन का लेना देना ही नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों से संकरण का कोई लेना देना नहीं होता है। और अगली चीज, संकरित जो कक्षक होते हैं, संकरित जो कक्षक होते हैं, संकरित कक्षक लोन पेयर रख सकते हैं, रखते हैं, रख सकते हैं, रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। संकरित जो कक्षक होते हैं वो लोन पेयर रख सकते हैं। तो ये मैंने संकरण की आपको जो नियम है या संकरण की कुछ कंडीशन मान लो, कुछ भी मान लो, इनको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है। इनमें से कभी कभार क्वेश्चन कथन के रूप में पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मैंने इस संकरण को आज यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में अपन VSPR सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और इसी से मिलता जुलता है। उसमें बस अपन क्या करेंगे कि जो अणु होते हैं, उन अणु की जो आकृति संकरण के अनुसार जैसी आकृति होनी चाहिए वैसी आकृति नहीं होती है, आकृति बदल जाती है, आकृति में कुछ विकृति आ जाती है। तो वो विकृति किस कारण से आती है, वो अपन VSPR थ्योरी के द्वारा कंप्लीट उस चीज़ को अपन करेंगे। उसमें बॉन्ड एंगल कैसे प्रभावित होता है, ठीक है, उन चीज़ों पर यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।
ठीक है। और मैं अब क्या करने वाला हूँ कि अब मैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग तो अपनी चल ही रही है, इसके साथ साथ में मैं एक नया चैप्टर और चालू करने वाला हूँ और एक बेसिक केमिस्ट्री की जो बातें हैं वो भी मैं आपसे करूँगा। तो एक एक चैप्टर या एक एक जो लेक्चर होगा वो अलग चैप्टर का भी बनेगा। ये केमिकल बॉन्डिंग अपनी चलेगी, इसमें 2-4 चैप्टर और रह रहे हैं, 2-4 लेक्चर और बनेंगे और अपन एक बेसिक केमिस्ट्री के 2-3 वीडियो और बाकी एक नया चैप्टर अपन और चालू करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कल से या परसों से आपको 1-2 दिन में आपको एक नए चैप्टर के जो वीडियो है वो भी आपको मिलने लग जाएंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए और हम आपको इतना विश्वास दे रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा यहाँ पर आपको मिलने वाला है और अपने यार दोस्तों को भी आप इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।